हमारा संविधान बनाने वाले माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स के अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे। सन 1916 से ही अल्पसंख्यकों के पॉलिटिकल राइट्स की बात उठने लगी थी। जवाब में अंग्रेजों ने उन्हें हक तो नहीं दिए, पर 18 मजहबों और जातों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार देकर उन्हें एक दूसरे से बांट दिया। 1931 में जब यही इंतजाम हरिजनों या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए करने की बात चली, तो गांधी जी पूना जेल में ही इस सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक चुनाव के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। हिंदू संप्रदाय ने हरिजनों को सदियों से अछूत बना के रखा है, पर अब जब मौका आया है कि राजनीतिक रूप से दोनों साथ साथ आ सकें, तो आप क्यों हरिजनों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? गांधी जी, एक दिन वोटिंग बूथ में 7 वोट डाल देने से हिंदू और हरिजन एक नहीं हो जाएंगे। पर हरिजन हरिजनों को चुने और सवर्ण सवर्णों को। इस कायदे से तो तुम उन्हें हमेशा के लिए अलग रखने का इंतजाम कर रहे हो। मेरी तजवीज ये है कि हम हर बार कुछ ऐसी सीटें तय करें जिनमें हर एक को केवल हरिजन कैंडिडेट ही चुनने होंगे, फिर वो खुद चाहे किसी भी वर्ण के क्यों ना हो। और बाकी सीटों पे भी हरिजन को उसी तरह से खड़े रहने का अधिकार होगा जैसे कि किसी भी हिंदुस्तानी को। गांधी जी की बात डॉक्टर अंबेडकर ने मानी और दोनों ने प्रसिद्ध पूना समझौते पर दस्तखत किए। यूं दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था की बात खत्म हुई। संविधान सभा के बनते ही 1 महीने के अंदर सबसे पहले जो कमेटियां बनी थीं, उनमें डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी भी थी। कमेटी बनते ही हर धर्म, जाति और उपजाति की तरफ से सुझाव और प्रस्ताव आने लगे। अगर ऑल इंडिया आदि हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस का कॉल था कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, तो किसी को लफ्ज हरिजन से आपत्ति थी और किसी को पूना पैक्ट से। किसी को सरकारी नौकरी का प्रावधान चाहिए था, तो किसी को शिक्षा के लिए खास बजट और भूमिहीनों के लिए जमीनें। श्वेतांबर जैनियों की शिकायत थी कि उनके साधुओं को भिखारी समझकर दबोचा जा रहा है। सिखों और मुसलमानों को अपने जबानों और रीति रिवाजों की फिक्र थी। अपने एक नोट में केटी शाह ने ऐसी मांगों का विरोध किया। धार्मिक रीति रिवाजों, रस्मों के मानने निभाने के नियमों में कोई परिवर्तन ना करना ही ठीक होगा। हालांकि किसी भी संप्रदाय को सुरक्षा के नाम पर छूट देने से केवल प्रतिक्रियावाद या रिएक्शनिज्म को ही बढ़ावा मिलता है। अगले कुछ महीनों में जब कमेटी फिर मिली, तो कई महत्वपूर्ण बातें समाज के उन वर्गों को लेकर हुई जिनकी हिफाजत और बढ़ावा हम सबकी जिम्मेदारी है। As far as properties are concerned, we ought to provide for restrictions in public interest for the protection of minority and backward groups. Absolutely. We must make it definite that the lands of the Adivasis are protected. And I want it to be definitely, most certainly, mentioned in the Constitution. Very well. In pursuance of what Sri Jaipal Singh has just said, we might add, after public interest, including the protection of minority groups and tribes. Why not? उस दिन एक हक तो हमने हर आदिवासी को दे ही दिया कि उनकी भूमि न कोई खरीद सकता है और न वो उसे किसी गैर आदिवासी को बेच सकते हैं। एक और वर्ग है जिसे अलग दमित शोषित श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। मेरे हिसाब से औरतें इस समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई हैं। न सिर्फ रस्मो रिवाज हमेशा से हम औरतों के साथ बेरहमी का सलूक करते आए हैं, बल्कि कानून भी हमेशा से औरतों की मुखालिफत में लामबंद रहा है और आज भी है। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि औरतों को भी कानून के समक्ष, समाज में और शिक्षा के मामले में बराबरी के हक मिलें। The tendency of the majority, as of all those in power, is to make little of the rights and liberties of a minority. That's why
Every kind of minority requires safeguards for the defense and preservation of its rights and liberties. उस दिन ये तय हुआ कि यदि कमजोर पिछड़े वर्गों को 10 साल तक संविधान का सहारा और सुरक्षा मिले तो वो बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। पर सामाजिक समरसता पाना शायद 10 वर्षों नहीं 10 दशकों का काम है। एक महीने बाद जब माइनॉरिटीज कमेटी फिर मिली तब भी धर्म और रीति रिवाजों को लेकर बहसें जारी रहीं। अपने मन का धर्म मानने और उस पर चलने की आजादी और अपनी अपनी पूजा प्रार्थना करने की आजादी के बाद किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को और क्या चाहिए? इस सब के ऊपर से धार्मिक अधिकारों को जस्टिसेबल राइट बनाना मेरा मानना है बहुत बड़ी हिमाकत होगी और इससे समाज के आगे बढ़ने और मजहबी झगड़ों को खत्म करने के काम में भी अड़ूंगा ही लगेगा। Next on the agenda, untouchability in any form shall be abolished. क्या हम यहाँ केवल हिंदुओं में अस्पृश्यता हटाने के लिए बैठे हैं या ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों में भी, यानी कि सब में छूत अछूत मिटाने को जमा है? As far as I understand, it is about untouchabilities of all kinds. I would suggest that the imposition of any disability of any kind and such a custom of untouchability should be deemed a criminal offense. यूं 5000 साल से चली आ रही छूत अछूत की घृणित प्रथा को हमारे संविधान ने हमेशा के लिए निकाल के फेंक दिया। 27 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। अब तक कमिटियों में तय की गई बातों को आज पूरी सभा के इम्तिहान से गुजरना था। On behalf of the advisory committee, I beg leave to place this report on minority rights before this house. जहां तक लेजिस्लेचर्स में नुमाइंदगी का प्रश्न है, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स रहे या सेपरेट इलेक्टोरेट, सब इस राय पे एकमत है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खारिज करके आइंदा सारे के सारे निर्वाचन क्षेत्र साझे ही रहेंगे। ये फैसला एक बहुत बड़ा और सुखदायक कदम है। आगे हमने ये भी फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में कुछ विशेष कम्युनिटीज के लिए आरक्षण जरूरी है, विशेष करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए कई लिहाज से अलग प्रावधान करने होंगे। सरदार पटेल की रिपोर्ट तो पास हो गई, पर जब उसके अपेंडिक्स का नंबर आया तो कई अमेंडमेंट्स रखे गए। सरदार बहादुर बी पोकर साहब, उनकी तजवीज थी कि सन 1936 में मुसलमानों को मिले अलग चुनावी अधिकार बरकरार रहने चाहिए। We are going too far in trying to placate them in every possible way. Under the joint electorate system, a Hindu can represent a Muslim and a Muslim can represent a Hindu. I will represent you much more than you do because I know that I am not a Muslim, and as such, I'll always have a special sense of duty and so look after your interests well. So why not take advantage of that? And this is possible only if we have joint electorates. उस दिन ये तय हो गया कि भारत में अब किसी भी संप्रदाय या धर्म का इंसान किसी की भी नुमाइंदगी कर सकता है और हम किसी भी मजहब के मानने वाले को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम था, पर कई सदस्य इससे भी आगे बढ़कर कमजोर, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग किसी भी प्रावधान के बिल्कुल खिलाफ थे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लासेस के नाम पर समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट देना एक ऐसी हिमाकत होगी जिसकी कीमत पूरे समाज और पूरे देश को अनंत काल तक चुकानी पड़ेगी। After having divided the country on basis of two-nation theory with all its implications, after having provided in the Constitution fundamental rights, some of which are justiciable, after having provided in the Constitution directive principles of governance, after having provided adult suffrage in the Constitution, after having done all this, does anyone feel called upon
to provide for any reservation? आपने तो देखा ही है सभा में कितने लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को आरक्षण दिया गया तो आप तो जानते ही हैं फिर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान कोई पीछे नहीं रह जाएगा। हाँ, मगर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान या किसी और का मुकाबला अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हो सकता। ये सारी जातियां पैसे वाली भी हैं और सोशली सिक्योर्ड भी। पर कई दूसरों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दायरे को बढ़ाने की बात सामने रखी और समाज के उस हिस्से की बात भी की जिसे हम आज अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी के नाम से जानते हैं। केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को पिछड़ों की श्रेणी में रखना कहां तक उचित है? उनसे भी अधिक करोड़ों पिछड़े लोग हैं और इन सब के लिए ना ही कोई प्रावधान है न व्यवस्था। कई लोगों को डर था कि पिछड़ी जातियों के दायरे को बढ़ाते जाने से कहीं उन लोगों के अधिकार कम न हो जाएं जिन्हें संवैधानिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। If this happens, then I'm afraid the scheduled caste will never get a chance, as the word backward would be interpreted in such a way that the people of other caste will also claim to be backward and get the chances on the reserve post. Therefore, sir, before resuming my seat, I would request you to see that the machinery which will operate this clause should be so pure that a clear distinction should be made between the scheduled caste and the other people who come under the category of backward classes. चुनाचे अन्य पिछड़ी जातियों के विशेष अधिकारों का मामला टाल दिया गया। उधर अलग अलग धर्मों और मतों के पर्सनल लॉज का टेढ़ा सवाल सबके सामने था और शायद आज भी है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना जहां संविधान की जिम्मेदारी थी, वहीं पर्सनल लॉज को सम्मान देना भी। I would like to say that any party, political or communal, has no right to interfere in the personal law of any group. More particularly, I say this regarding Muslims. There are three fundamentals in the personal law, namely religion, language, and culture, which have not been ordained by human agency. My submission is that it is totally impractical. For in an advanced society, even the members who belong to a particular community may desire their personal law to be changed. But if we make provision here that the personal law shall not be interfered with, there will not be any right to the members of that community itself to modify that law. This is only an enabling provision. Without the consent of the affected minority, no such law will be framed. I therefore feel it is unnecessary to include it in the fundamental rights. That if such a saving clause was introduced into the Constitution, it would disable the legislatures in India from enacting any social measure whatsoever. इस तरह जहां अक़लियत यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हमारे संविधान ने सुरक्षित किया और उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोले, पर अब तक हिंदुस्तान का सबसे सताया, असुरक्षित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी औरतों को अपने लिए बराबरी का हक नहीं मिल पाया है।